हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स सेमेस्टर 6 सॉलिड स्टेट फिजिक्स यूनिट 3 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डायपोलर पोलराइजेबिलिटी, जिसको हम ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डायपोलर पोलराइजेशन जो है हमें डायपोलर सब्सटेंसेस में देखने को मिलती है। अब ये डायपोलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? डायपोलर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बने होते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसाइड नहीं करता विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। और पोलर मॉलिक्यूल से मिला के जो सब्सटेंस हमें मिलेगा उसे हम बोलते हैं डायपोलर सब्सटेंस। पोलर मॉलिक्यूल का सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं HCl मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एटसेट्रा। आप जानते हैं कि HCl मॉलिक्यूल जो है वो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें H एटम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस डेल्टा, और क्लोरीन एटम के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है माइनस डेल्टा। तो इनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो हैं वो सेपरेटेड होते हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो हैं वो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल्स की तरह बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। इन मॉलिक्यूल्स को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, बोथ हैव डिस्टेंस बिटवीन देम, इसलिए ये परमानेंट डायपोल मोमेंट जो है वो पोजेस करेंगे। और परमानेंट डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पॉइंट करती है। तो मान लीजिए ये है हमारे पास डायपोलर सब्सटेंस। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे ड्यू टू थर्मल एजिटेशंस, जिसकी वजह से इनके डायपोल मोमेंट जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे इस मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है -2 प्लस वो इस तरफ होगा, इस मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा, इस मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होगा वो -2 प्लस मीन्स इस तरफ होगा। थर्मल एजिटेशंस की वजह से इनके डायपोल मोमेंट जो हैं वो रैंडमली ओरिएंट करेंगे, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से जो नेट डायपोल मोमेंट होगा डायपोलर सब्सटेंस का इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 होगा। बट जब हम डायपोलर सब्सटेंस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, मान लीजिए इस डायपोलर सब्सटेंस को हमने प्लेस कर दिया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज दे दिया, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी +2 माइनस की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं, इन सभी मॉलिक्यूल्स के जो डायपोल मोमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे। माइनस वाले जो पॉइंट सेंटर्स होंगे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो प्लस वाले सेंटर्स होंगे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो सभी के डायपोल मोमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे, जिसकी वजह से डायपोलर सब्सटेंस के अंदर नेट डायपोल मोमेंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। और इसी प्रकार की पोलराइजेशन को हम बोलते हैं डायपोलर पोलराइजेशन या फिर ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो हैं वो ओरिएंट हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको स्टार्ट कहाँ से करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। In polar molecules, the center of positive charge don't coincide with the center of negative charge. Polar molecules में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स होते हैं वो कंसाइड नहीं करते।
ईच मॉलिक्यूल हैज़ नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स जो हैं वो कंसाइड नहीं कर रहे, उनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होता है, इसलिए हर मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, दीज मॉलिक्यूल्स और डायपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड ड्यू टू थर्मल एजिटेशंस, thereby cancelling the dipole moments of each other, so net dipole moment of a polar dielectric mu vector net equal to 0। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे, ये परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल्स जो होंगे, वो थर्मल एजिटेशंस की वजह से रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, जिसकी वजह से इनके डायपोल मोमेंट जो हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से डायपोलर सब्सटेंस का जो नेट डायपोल मोमेंट होगा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा जब हम डायपोलर सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि जब हम डायपोलर सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, मींस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेस करेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। When a dipolar substance is placed in an external E vector, the individual dipole moments tends to align orient in the direction of E vector and there will be net dipole moment in the direction of E vector। जब आप डायपोलर सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, जिसकी डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होगी, तो सभी इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की, ओरिएंट होने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से मटेरियल के अंदर नेट डायपोल मोमेंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डायपोलर और ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, और इसी प्रकार की पोलराइजेशन को हम बोलते हैं डायपोलर या फिर ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। The thermal agitations of the molecules tends to counteract the ordering effect of E vector and an equilibrium state is reached wherein different dipoles make all possible angles varying from 0 to pi radians with E vector। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहा है, बट साथ के साथ मॉलिक्यूल्स के अंदर थर्मल एजिटेशंस भी चल रही होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो सारे के सारे डायपोल मोमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। आपके जो डायपोल मोमेंट्स हैं उनमें से कुछ डायपोल मोमेंट जो हैं वो परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, कुछ ऐसे डायपोल मोमेंट्स होंगे जो कि परफेक्टली अलाइन नहीं हो पाएंगे ड्यू टू थर्मल एजिटेशंस। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये आपका है इलेक्ट्रिक डायपोल, ये एंड जो है ग्रीन वाला ये नेगेटिव एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉजिटिव एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइडियली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर सभी डायपोल मोमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरह से अलाइन हो जाने चाहिए थे। ये एंगल जो है वो 0 डिग्री बना रहा है विद इलेक्ट्रिक फील्ड, बट एक्चुअली क्या होगा, थर्मल एजिटेशंस की वजह से सभी डायपोल जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलग अलग एंगल्स पर अलाइन होंगे। कुछ परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे, मींस 0 डिग्री एंगल बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, कुछ इतना एंगल बनाएंगे, 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 और ये एंगल होगा आपका 180 डिग्री का एंगल, क्योंकि नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया। तो इस सिचुएशन में जो डायपोल मोमेंट एंगल बना रहा होगा वो बना रहा होगा पाई रेडियंस। तो यहाँ पर आपको जो डायपोल मोमेंट्स देखने को मिलेंगे वो इक्विलिब्रियम स्टेट में ऐसे डायपोल मोमेंट्स होंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सभी तरह के एंगल्स जो हैं वो बना रहे होंगे, रेंजिंग फ्रॉम 0 टू पाई रेडियंस। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे तो इस चीज़ की हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका थ्योरेटिकल पार्ट। इसके बाद हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर डायपोलर और ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, अब हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर डायपोलर और ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी। तो आप हेडिंग बनाएंगे एक्सप्रेशन फॉर डायपोलर और ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी। तो उसके लिए आप क्या कंसिडर करेंगे, एक डायपोल कंसिडर करेंगे -q + q, और इसको आप प्लेस करेंगे एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है जो थीटा एंगल बना रहा है विद E वेक्टर। तो डायपोल मोमेंट जो होगा वो -q से +q की तरफ होगा, तो ये होगी डायपोल मोमेंट म्यू वेक्टर की डायरेक्शन। सो दिस इज म्यू वेक्टर। तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे आप इसमें। द पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज गिवन बाय।
जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा एंगल पर ई वेक्टर में रखते हैं तो वो अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, और उसका जो एक्सप्रेशन होता है ये आप 12th क्लास में ड्राइव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर। और वो एक्सप्रेशन क्या होता है, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। यहाँ पर हम डायपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर म्यू ई कॉस थीटा आएगा। डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड म्यू वेक्टर। According to statistical mechanics, the number of dipoles having orientation between theta and theta plus d theta is given by। Statistical mechanics क्या कहती है, जैसे मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया था कि डायपोल जो हैं वो 0 से लेके पाई रेडियंस तक एंगल बनाएंगे ई वेक्टर के साथ। तो हम एक पर्टिकुलर रेंज मान लेते हैं एंगल की, और वो रेंज होगी थीटा से लेके थीटा प्लस डी थीटा तक। इस एंगल वाली रेंज में कितने नंबर ऑफ डायपोल्स होंगे वो हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की सहायता से मिलेंगे। और वो नंबर ऑफ डायपोल जो होंगे वो आपको कैसे निकालना होगा, एक तो आपको सॉलिड एंगल लिखना होगा। सॉलिड एंगल होगा 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। इतने सॉलिड एंगल, ये है सॉलिड एंगल जिसको हम डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो डी ओमेगा सॉलिड एंगल के अंदर इतने नंबर ऑफ डायपोल्स होंगे। साथ के साथ जो नंबर ऑफ डायपोल्स होंगे इस रेंज में थीटा से लेकर थीटा प्लस डी थीटा की रेंज में, वो डिपेंड करेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस यू बाई के टी पर, जहां पर के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि जो आपके नंबर ऑफ डायपोल्स होंगे थीटा से लेकर थीटा प्लस डी थीटा रेंज में, एक तो वो सॉलिड एंगल 2 पाई साइन थीटा डी थीटा इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस यू बाई के टी पर डिपेंड करेंगे, जहां पर यू है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो, तो नंबर ऑफ डायपोल्स जो आपको मिलेंगे वो होंगे 2 पाई साइन थीटा डी थीटा एक्सपोनेंशियल यू की वैल्यू है माइनस म्यू ई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस म्यू ई कॉस थीटा बाय के टी। तो स्टूडेंट्स इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इसको दिया था, इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने नंबर ऑफ डायपोल्स निकाल लिए थे जिनकी ओरिएंटेशन थी थीटा से लेके थीटा प्लस डी थीटा के बीच में, और वो निकल के आए थे इतने। ये हमारी थी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा म्यू वेक्टर। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो कि होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट म्यू कॉस थीटा। एक होगा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा म्यू साइन थीटा। तो हमें सिर्फ उसी कंपोनेंट से मतलब होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, जो कि है म्यू कॉस थीटा। मीन्स जितने भी डायपोल्स होंगे जिनकी ओरिएंटेशन थीटा से लेकर थीटा प्लस डी थीटा के बीच में होगी, उन सभी के म्यू कोसाइन थीटा कंपोनेंट जो हैं वो ऐड अप होके हमें नेट डायपोल मोमेंट देंगे। तो आप लिखेंगे द कंपोनेंट ऑफ म्यू वेक्टर अलोंग ई वेक्टर इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। अब हम निकालेंगे डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे टोटल डायपोल मोमेंट ड्यू टू ऑल डायपोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डायपोल्स। सभी डायपोल्स के कारण टोटल डायपोल मोमेंट कितना होगा, अगर हम उसको डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ डायपोल से, तो हमें मिल जाएगा डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल डायपोल मोमेंट ड्यू टू ऑल डायपोल्स हम कैसे निकालेंगे, ये है हमारे पास नंबर ऑफ डायपोल्स जिनकी ओरिएंटेशन है थीटा से लेकर थीटा प्लस डी थीटा के बीच में, और हर एक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट का कंपोनेंट है वो है म्यू कॉस थीटा। तो पहले हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप लिखेंगे म्यू कॉस थीटा इंटू 2 पाई साइन थीटा डी थीटा एक्सपोनेंशियल म्यू ई कॉस थीटा बाय के टी। और स्टार्टिंग की सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो डायपोल्स होंगे उनकी जो ओरिएंटेशंस होंगी वो 0 to पाई के बीच में लाई करेंगी। तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होगा 0 to पाई के बीच में। तो ये आ गया आपके पास टोटल डायपोल मोमेंट ड्यू टू ऑल डायपोल्स। इंटीग्रेशन में हम डी थीटा जो है वो पीछे लगाते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी थीटा, यहाँ पर ठीक रहेगा लिखना इसको। अब नीचे करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ डायपोल्स। इतने डायपोल्स हैं हमारे थीटा से लेकर थीटा प्लस डी थीटा की रेंज में। तो टोटल डायपोल्स कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करना होगा हमें इसे बिटवीन द लिमिट 0 to पाई, क्योंकि हमारे पास 0 to पाई ओरिएंटेशन के सभी डायपोल जो हैं वो मौजूद रहेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
और इस यहाँ पर भी डी थीटा को हम पीछे लिख देते हैं, ठीक रहेगा यहाँ पर ऐसे लिखना। तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, जो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम की जगह हम P लिख देंगे। P स्टैंड्स फॉर पोलराइजेशन। ये कौन सी पोलराइजेशन है? ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन या फिर आपकी डायपोलर पोलराइजेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। हम म्यू ई बाई के टी को ए पुट करेंगे तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी ए के टी बाई ई, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। यहाँ से म्यू बाई ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी के टी बाई ई, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो ये सब्स्टिट्यूशंस हम करेंगे थर्ड इक्वेशन में नेक्स्ट सेक्शन में, और आगे का पार्ट प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने पोलराइजेशन का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया था जो कि था हमारे पास डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हमने थर्ड इक्वेशन में फाइंड किया था। इसको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ सब्स्टिट्यूशंस की थी। जो सब्स्टिट्यूशंस थी, म्यू ई बाई के टी को हमने ए पुट किया था, यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई थी ए के टी बाई ई। इन दोनों को मिला के आप फोर्थ इक्वेशन देंगे। इससे पहले कि हम 4 को 3 में यूज़ करें, आप 2 पाई से 2 पाई जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 in 3 वी गेट पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, म्यू की जगह आप पुट करेंगे ए के टी बाई ई, साथ में कॉस थीटा जो है वो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा जो है वो ऐसे ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल। उसके बाद यहाँ पर म्यू ई बाई के टी की जगह आप ए पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू ई बाई के टी की जगह ए, और साथ में कॉस थीटा ऐसे रहेगा, डी थीटा आप ऐसे लगा देंगे। डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन थीटा एज इट इज एक्सपोनेंशियल, म्यू ई बाई के टी की जगह आप पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे आप ए, म्यू ई बाई के टी की जगह ए पुट करेंगे, साथ में कॉस थीटा है, डी थीटा है, ये हमारी पी की वैल्यू है, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन है। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ए कॉस थीटा को एक्स पुट कर देंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, इस के टी बाई ई को बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है के टी बाई ई, और अब हम क्या करते हैं, इस ए कॉस थीटा को एक्स पुट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे ए कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे जब आप दोनों तरफ, तो आपको मिलेगा माइनस ए साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स। यहाँ से साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स अपॉन माइनस ए। जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, थीटा को एक्स में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर लिमिट्स भी जो हैं वो चेंज होंगी। जब आपकी वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 होगी तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कॉस 0 मीन्स ए आ जाएगी। जब आप थीटा की वैल्यू पाई पुट करेंगे यहाँ पर, तो कॉस पाई जो होता है -1 होता है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए। तो जब थीटा 0 होगा एक्स ए होगा, जब थीटा पाई होगा तो एक्स की वैल्यू माइनस ए होगी। तो ये सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो हम 6th में करेंगे। तो आप लिखेंगे सो 6 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 6 क्या बन जाएगी, P इज इक्वल टू के टी बाई ई, बाहर ऐसी रहेगा, के टी बाई ई ऐसी रहेगा। इंटीग्रेशन लिमिट्स अब चेंज हो गई हैं 8 से लेके -a तक। ए कॉस थीटा को आपने पुट कर दिया है एक्स, एक्सपोनेंशियल, इस ए कॉस थीटा को आपने पुट कर दिया एक्स, और इस साइन थीटा डी थीटा की जगह आ जाएगा साइन थीटा, डी थीटा की जगह आ जाएगा डी एक्स बाई माइनस ए, यानी डी एक्स बाई माइनस ए आ जाएगा। नीचे भी आप ऐसे ही करेंगे, लिमिट जो हैं 8 से लेके -a तक हो गई हैं, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है। उसके बाद ए कॉस थीटा को आपने एक्सपोर्ट कर दिया, और साइन थीटा इंटू डी थीटा की जगह आ जाएगा डी एक्स अपॉन माइनस ए। तो यहाँ पर आप -a से -a जो है वो काट सकते हैं, तो आपको ये मिलेगा। यहाँ से मैं -a काट देता हूँ, सिंपली डी एक्स लिख देता हूँ इसको, ये आ गया आपके पास। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे और पहुँचेंगे अपने फाइनल एक्सप्रेशन तक आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, पी की वैल्यू यहाँ तक फाइंड कर चुके थे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रेशन को एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स रूल, तो आपको मिलेगा एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, और लिमिट जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी +a टू -a, और इसका इंटीग्रेशन करके आपको मिलेगा ई की पावर एक्स, ए लिमिट्स यहाँ पर आ जाएंगी a माइनस ए। तो लिमिट्स आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पी के टी बाई ई, एक्स की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर एक्स की जगह +a पुट करेंगे तो आपको मिलेगा -a ई की पावर -a माइनस ई की पावर -a। अपर लिमिट पुट कर दी, जहाँ जहाँ x था वहाँ -a पुट कर दिया, माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ a पुट कर दीजिए, a ई की पावर a माइनस ई की पावर a। नीचे भी x की जगह -a पुट कीजिए, ई की पावर -a माइनस ई की पावर a, तो ये आ जाएगा हमारे पास।
तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे -a, तो अंदर रह जाएगा e की पावर a प्लस e की पावर -a। उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो पहले e की पावर a लिख दीजिए, फिर माइनस में e की पावर -a लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये टर्म जो है वो आगे आ जाएगी, प्लस में e की पावर a माइनस e की पावर -a। अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करना है, तो इसके नीचे 2 आ जाएगा, इसके नीचे 2 आ जाएगा और इस डिनोमिनेटर के नीचे बाय में 2 आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है e की पावर a प्लस e की पावर -a/2 क्या होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस a का, कॉस हाइपरबॉलिक a का, तो इसकी जगह हम लिख देंगे कॉस हाइपरबॉलिक a। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबॉलिक a का, तो यहाँ पर साइन हाइपरबॉलिक a आ जाएगा। और ये भी क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबॉलिक a, साइन हाइपरबॉलिक a, साथ में माइनस साइन एज इट इज है, बाहर kt/e एज इट इज है, और यहाँ पर p चल रहा है इक्वल टू में। तो अब आप क्या करेंगे, इस माइनस साइन हाइपरबॉलिक a को पहले इसके नीचे लिखेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a, कॉस बाय साइन, कॉस हाइपरबॉलिक a बाय साइन हाइपरबॉलिक a हो जाएगा कॉट हाइपरबॉलिक a, और इसके नीचे जब आप ये करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक हमने फिफ्थ इक्वेशन में एक टर्म निकाली थी kt/e इक्वल टू म्यू बाई a, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन थी, अगर आपको याद हो पिछले सेक्शंस में। तो जहाँ kt/e लिखा है वहाँ म्यू बाई a लिख दो, तो kt/e की जगह म्यू बाई a कर देंगे, इस a को इसके नीचे भी लिखेंगे और 1 के नीचे भी लिखेंगे, तो आपको मिलेगा p इक्वल टू म्यू, a से a जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉट हाइपरबॉलिक a माइनस 1 के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/a। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, 2-3 स्टेप्स और बचे हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे p म्यू कॉट हाइपरबॉलिक -1/a तक। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको लेंजविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म याद है तो वहाँ पर आपने देखा था कि कॉट हाइपरबॉलिक a -1/a को हम बोलते थे लेंजविन फंक्शन, और इसको हम डिनोट करते थे LA से। सो p विल बी इक्वल टू म्यू LA वेयर LA इज इक्वल टू कॉट हाइपरबॉलिक a -1/a इज कॉल्ड लेंजविन फंक्शन। लेंजविन फंक्शन के ऊपर एक पूरी अलग से डिटेल में वीडियो बन सकती है, बट यहाँ पर आप लेंजविन फंक्शन की कुछ बातें याद रख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। इफ़ a इज ग्रेटर देन 1, अगर हमारा a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो लेंजविन फंक्शन LA की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाती है, इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। सो अगर हमारा a ग्रेटर देन 1 हुआ तो उस केस में LA जो है वो 1 हो जाएगा, तो इस केस में p जो है वो म्यू के बराबर हो जाएगा। इफ़ a इज लेस देन 1, तो उस केस में जो लेंजविन फंक्शन की वैल्यू होगी वो a/3 हो जाती है, ये आप याद रख लीजिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लेंजविन फंक्शन। सो p विल बी इक्वल टू, यहाँ पर LA की जगह a/3 पुट कर दो, सो म्यू विल p इक्वल टू म्यू इंटू a/3 हो जाएगा। और a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी हमारे पास, a की वैल्यू थी म्यू e/kt, इसे हमने a पुट किया था, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, p इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर e/3 kt आ जाएगी, ये आ गया हमारे पास p। बट हमें पता है p जो होता है वो क्या होता है, अल्फा e होता है। p जो होता है वो e की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोलराइजेशन। तो यहाँ पर अल्फा जो है वो कांस्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्योंकि यहाँ पर हम ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट में अल्फा के o लगा देते हैं। तो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा ओ ई इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर e/3 kt। तो ई से ई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी ओरिएंटेशनल या फिर डायपोलर पोलराइजेबिलिटी जो आएगी निकल के वो आएगी म्यू स्क्वायर बाय 3 kt। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिक्वायर्ड डायपोलर और ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी। आपको एग्जाम में यहाँ तक करके आना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।